नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। CnH2n+2 क्या रिप्रेजेंट करता है? होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस है। CH2 मीन्स 14 मास यूनिट, कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन का मास हो गया, तो कुल मिला के 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है एक सीरीज से दूसरी सीरीज में जब आप जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मीथेन से उसमें गए इथेन, इथेन से प्रोपेन, तो डिफरेंस किसका है? CH2 का। तो सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एल्केन्स are as follow. First, the relative height of the parent peak decreases as the molecular mass increases in the homologous series. जब आप सपोज आपने ब्यूटेन का मास स्पेक्ट्रा लिया और एक आपने मीथेन का मास स्पेक्ट्रा लिया, तो जो मीथेन की मास स्पेक्ट्रम की जो पीक है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है पीक हाइट जो है वो कम हो रही है। क्लियर? सो वी कैन से दैट रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट पीक डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास, या हम कह सकते हैं कि पेरेंट हाइट पीक किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मॉलिक्यूलर मास के। सेकेंड है ग्रुप ऑफ द पीक इन द मास स्पेक्ट्रम आर ऑब्जर्व्ड 14 मास यूनिट अपार्ट। जब आप मास स्पेक्ट्रा देखोगे M/E वर्सेस इंटेंसिटी किसका? हाइड्रोकार्बन का, तो एक पीक से दूसरी पीक में डिफरेंस जो होगा वो कितने यूनिट का होगा? 14 मास यूनिट का। तो 14 मास यूनिट कैसे अराइज हुई? CH2, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि आप एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड, जैसे मीथेन से आप इथेन में गए, इथेन से प्रोपेन में गए, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 14 का आ रहा है, यानी CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। तो द मोस्ट अबंडेंट पीक करस्पॉन्ड टू CnH2n+1 आयन, जिसको हम बोलते हैं पेरेंटाइन पीक। पेरेंटाइन पीक किसके करस्पॉन्डिंग होती है? पेरेंटाइन के। तो इसमें से सिर्फ क्या लॉस्ट हुआ है? ओनली वन हाइड्रोजन लॉस्ट हुई है। और जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 आयन, ये किसके करस्पॉन्ड है? इट इज करस्पॉन्ड टू द पेरेंटाइन पीक, एंड दिस पीक विल बी मोस्ट अबंडेंट. Next, the most intense peak are due to C3 and C4 ion at M/E43 and M/E57 respectively. अगर कार्बन जो है वो ज़्यादा है तो उस केस में जो मोस्ट अबंडेंट पीक है वो कहाँ पर आएगी? जहाँ पर कि C3 और C4 कार्बन है। सो फॉर C3 M/E43 है और C4 के लिए M/E57 होता है। So there is no preferred charge stabilization site to favor एनी स्पेसिफिक क्लीवेज, क्योंकि यहाँ पर क्या सिंपल हाइड्रोकार्बन है, किसी तरह का कोई हेटेरो एटम नहीं है, ना कोई डबल बॉन्ड है, तो किसी भी तरह का कोई रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी चार्ज का स्टेबलाइजेशन होने की संभावना नहीं है, ना ही कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो ये सबसे सिंपल स्पेक्ट्रा किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का स्पेक्ट्रा होता है। बस सिंपल सी बात है, हमें जो मोस्ट अबंडेंट पीक है, जो पेरेंटाइन पीक है, वो हमें कहाँ पे मिल रही है? CnH2n+1 पे मिल रही है। और जो एक पीक से दूसरी पीक के अंदर डिफरेंस कितना है? 14 मास यूनिट का है। मोस्ट अबंडेंट पीक कौन सी होती है? जो C3 और C4 आयन की वजह से होती है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट. The peak corresponding to CnH2n+1 ion are also accompanied by CnH2n+1 and CnH2n-1 ion in much less abundance. कई बार क्या होता है कि CnH2n+1 के साथ जो पीक आ रही है उसके साथ साथ CnH2n+ की भी पीक होती है, और जो CnH2n-1 के भी कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं लेकिन उनका अमाउंट काफ़ी कम होता है, तो हम क्या कहते हैं कि these peak are less abundance. So this can be understood by taking example. So here we are taking example of mass spectrum of dodecane. Dodecane C12H26. आप देख सकते हैं, this is the mass spectrum of dodecane. Clear? So this is the mass spectrum of dodecane. यहाँ पे देखिए, तो आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए M/E वर्सेस रिलेटिव अबंडेंस, ये आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो इसमें जो पीक आ रही है वो कहाँ कहाँ आ रही है, कौन कौन सी पोजीशन पर आ रही है पीक? दिस पीक्स कम्स एट 29, 43, 57, 71, 85. सो ये जो पोजीशन है 29 किसकी वजह से, 43 किसकी वजह से, 29 इट इज ड्यू टू C2H5, 43 किस वजह से? C3H7+ की वजह से, 57 किस वजह से? C4H9+, एंड 71 जो है वो 71P किस वजह से? C5H11, 85
C6H13. So these are the different. अब आप देखो C7 की पीक इस पर है 100 के अराउंड, C8, C9, C10, C11 इस तरह के फ्रेगमेंटेशन मोड दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर. तो ऑन द बेसिस ऑफ मास स्पेक्ट्रम यू कैन रिकॉग्नाइज कि आपका जो कंपाउंड है वो किस तरह का है. ठीक है, दिखाई दे रहा है. ये किसका मास स्पेक्ट्रम है? डोडेकेन. डोडेकेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 12 कार्बन है डोडेकेन के अंदर. तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ, सारे तरह के फ्रेगमेंट पॉसिबल हैं. इथे C2H5 से स्टार्ट होगी, C3H7 प्लस, C4H9 प्लस, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11. तो इस तरह का अब आप देखो 170 पे भी फ्रेगमेंट मिल रहा है. सो ये जो रिलेटिव इंटेंसिटी है ये क्या शो कर रही हैं, किसकी अबंडेंस ज़्यादा? C4H9 प्लस जो आयन इट इज़ मोर अबंडेंट. तो जैसा कि हमने अभी बताया था C3 और C4 आयन वाली पीक जो होती है वो ज़्यादा अबंडेंट होती है. हालांकि क्लीवेज सारे बॉन्ड्स का होता है. So it is very important to note that relative abundance of the ion, कौन सा आयन है? फ्रेगमेंट आयन, डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन फॉर्म्ड एंड ऑल्सो द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल विच इज लॉस्ट. तो जैसा कि हम इससे पहले लेक्चर में हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि जो आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, और जो एक तो आयन जो बना प्लस वाला और जो पार्ट लॉस्ट हुआ उसकी स्टेबिलिटी क्या है. दूसरे दोनों के ऊपर फ्रेगमेंटेशन डिपेंड कर रहे हैं. तो आप देखिए C4H9 प्लस जो यहाँ पर रेडिकल बना है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है. इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स हम देखते हैं ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स में आप देखो कि आपने मिथाइल लिया है, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल रेडिकल मोस्ट स्टेबल है. इसी तरह से यहाँ पर भी वही जो रूल है वो ओबे हो रहा है कि यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेशन मोड का जो फ्रेगमेंट बना है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ आयन के ऊपर. क्लियर? देखिए अब द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वी नो दैट हैज़ द ऑर्डर एलाइलिक. अगर बनता है तो उसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद टर्सरी, देन सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल. सो द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री लॉस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट चेन, कितनी लेंथ है स्ट्रेट चेन कंपाउंड की, एंड इट अलाउ ग्रेटर डिस्पर्जल ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन. जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी, ऑड इलेक्ट्रॉन अगर है रेडिकल, फ्री रेडिकल बन रहा है तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल की स्प्रेडिंग जो है वो चेन के ऊपर डिपेंड करेगी. जितनी लंबी चेन है उतना ही जो है फ्री रेडिकल का डिस्पर्जल हो रहा है. सो ग्रेटर द डिस्पर्जल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एन ब्यूटाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एन प्रोपाइल फ्री रेडिकल बिकॉज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ईजियर द फॉर्मेशन. तो जैसा कि बताया कि एन ब्यूटाइल फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है एन प्रोपाइल से, इसलिए जो फ्रेगमेंटेशन मोड होगा वो इस तरह से होगा कि जो रेडिकल बने वो एन ब्यूटाइल बने, ना कि एन प्रोपाइल. जो फ्री रेडिकल का आप देख सकते हैं नेचर कि वेदर ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी है, इसके ऊपर भी फ्रेगमेंटेशन डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डोडेकेन, जो अभी दिखाया है आपको मास स्पेक्ट्रम. आप चाहो तो इसको लेक्चर अटेंड करो, इससे पहले आप इसको ड्रॉ कर लेना आप, है ना. सो दिस ये आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस मास स्पेक्ट्रम को रफली. यहाँ पर आप M/E वैल्यू रखो, यहाँ पर रिलेटिव इंटेंसिटी. हमें रिलेटिव इंटेंसिटी में हमें पीक हाइट देखनी है मेनली, है ना. तो आपको सबसे ज़्यादा पीक किसकी बनानी? C4H9 की, और C3H7 प्लस की थोड़ी सी छोटी बनानी है पीक, क्योंकि आप देखो ब्यूटाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है. तो नेक्स्ट C5H11. तो दिस इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डोडेकेन. रफली इसको स्केच कर लो. बनाने के बाद आप वापस आ जाइए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डोडेकेन. यहाँ पर जो C4H9 पीक आई है M/E57 पे, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पीक बोलते हैं, और इसकी अबंडेंस हम 100% मानते हैं. तो किस वजह से? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी कार्बोनियम आयन. ठीक है, एंड द एलिमिनेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल. ये किस वजह से बनी? क्योंकि इसके बनने में मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना, और जो एलिमिनेट हुआ वो बहुत स्टेबल मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल था. तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पीक आर फॉर्म्ड एट 14 मास यूनिट अपार्ट विद डिक्रीजिंग अबंडेंस. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पीक जो है वो सबकी आ रही है, जैसे C2 की भी है, C3, C4, C5, C6, C7, C8.
दोनों सारे पीक्स का आप डिफरेंस देखते हैं, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस, तो कितना आ रहा है 14 मास यूनिट अपार्ट आ रहा है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये 14 मास यूनिट किसकी वजह से, CH2 की वजह से। तो CH2 का डिफरेंस हो रहा है। C3H7 आयन पीक है, इज मच अबंडेंट फॉर द सेम रीजन। The relative abundance goes on decreasing from m/e 57 to 71 to 85। जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा अबंडेंस 57 की, उसके बाद 71 to 85। सो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है यहाँ पर वो बहुत कम इंटेंस है। एज एक्सपेक्टेड द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज मच लेस इंटेंस। ऑल्सो वी नोटिस स्मॉल पीक फॉर CnH2n-1। CnH2n+2 में डेकेन का देखिए, डेकेन में कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन है 2 डेकेन 12। ठीक है, तो उस बेसिस पर आप निकालिए 12 कार्बन है, CnH2n-1 की जो पीक है और CnH2n+ आयन की वजह से जो पीक आ रही है वो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ड्रॉ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन नॉन एन। आपको ड्रॉ करना आना चाहिए कि हम किस तरह से एन नॉन एन का मास स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले एन नॉन एन का हमें फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास याद रखना है। C9H20 इज अ नॉन एन, 9 to the 18 है ना, +2। दिस बिलोंग टू CnH2n+2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जो M+1 पीक है वो कहाँ पर फॉर्म होंगी, 128 and 129 पर। The other signal which appear in the spectrum are M/E 43, 57, 41, 53, 57 पर तो आने ही हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अभी कि अगर हमारा हाइड्रोकार्बन ऐसा है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं, तो उस केस में जो स्पेक्ट्रा आ रहा है वो किस पर आ रहा है, 43 और 57 पर। 71, 85, 99 दो इनमें क्या डिफरेंस है, आप देख लीजिए कितने यूनिट का डिफरेंस है। तो ये M/E 126 M/E 126 वाली पीक है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉन एन है। M/E 56। अब यहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, M+ फ्रेगमेंटेशन से क्या आयन रेडिकल लॉस्ट हो रहा है और ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, M/E 57। ठीक है, यहाँ पर अगेन फ्री रेडिकल लॉस्ट हुआ और एक कार्बोकेटाइन बना C5H11, तो जिसका M/E कितना है, 71 है। So in the mass spectrum also mention the approximate relative abundance of each fragment ion। तो कितना रिलेटिव अबंडेंस हो सकती है हमें ये भी मेंशन करना है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि अगर हमारा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसकी होगी, 57 वाले आयन की, उसके कम 43 एंड 71, 85 और 99 वाले पीक भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर आपकी ब्रांच चेन एल्केन है तो क्या होगा, सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मास स्पेक्ट्रा ऑफ ब्रांच चेन एल्केन। इसमें देखिए बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस प्रेफरेबली एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग। जहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है वहीं से बॉन्ड टूटेगा, वही प्रेफर पोजीशन है। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा से मोर स्टेबल सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोनियम आयन आपको मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पर ये जो ब्रांचिंग कंपाउंड है, फ्रेगमेंटेशन कहाँ हो रहे हैं, आप देखो इसका M/E वैल्यू क्या है इसकी, 27, 29, 41, 43, 57। अगेन मोस्ट अबंडेंट पीक किस पर है, 57। मोस्ट अबंडेंट पीक क्या बता रही है कि यहाँ पर मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन रहा है। ठीक है, इस तरह से जितना भी फ्रेगमेंटेशन है, आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक पीक से दूसरी पीक के अंदर मास का डिफरेंस क्या है। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, 43, 57 वाले पीक आप देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें मोस्ट अबंडेंट पीक कहाँ पर आ रही है, 43 और 57 पर आ रही है। सो दिस इज द बेस पीक। 57, 69, 71 सब में कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 का आ रहा है। तो क्योंकि ब्रांचिंग है यहाँ पर, जो प्रिफर्ड रेडिकल कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो आप
इसको एज ए होमवर्क लीजिए इसको, मास स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड ब्रांच इन एल्कोहल, और इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि 27 किसको डिनोट करा, 29 किसको, 41 किसको, 43, 57, सारे पीक को आप एक्सप्लेन करो। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सभी का एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि ये पीक क्यों अराइज हो रही हैं और कितना डिफरेंस है। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, बेस पीक किस वजह से है, काफ़ी कुछ तो जो 43, 57 जो पीक है इसके बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं। तो आप इसको एज ए एग्जाम्पल लेके बैठिए और अपने रजिस्टर में नोट डाउन करिए कि पीक क्यों अराइज हो रही हैं, क्या रीज़न है, क्यों पीक की लंबाई ज़्यादा है, क्यों पीक की लंबाई कम है।